वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। यूनिट 2 वाटर पॉल्यूशन हम कवर कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नदियाँ और समुद्री जल का प्रदूषण किस प्रकार हुआ था। नदियों में क्या क्या चीज़ें पॉल्यूटेंट बन रही थी, क्या क्या पॉल्यूटेंट्स या फिर प्रदूषक नदी में मिक्स हुए थे, जिसकी वजह से नदी का पानी प्रदूषित हुआ था और वाटर पॉल्यूशन हुआ था। फिर हमने देखा था कि समुद्री जल का प्रदूषण किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि सारी नदियाँ जहाँ एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं वो समुद्र वाला एरिया है। अब जो उसका इनकमिंग सोर्स है, यानी कि सब नदियाँ जब पहले से ही पॉल्यूटेड रहेंगी तो जो समुद्र है वो भी पॉल्यूटेड होना ही है। तो ये हमने देख लिया था नदियाँ और समुद्री जल का प्रदूषण। फिर अब हम पढ़ेंगे जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों की प्रकृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब जो भी चीज़ें, जो भी पॉल्यूटेंट्स या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि जल को पॉल्यूट कर रही हैं, जल को प्रदूषित कर रही हैं, वो कितने टाइप्स की हो सकती है। तो सबसे पहला है जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाले, जो भी जैविक रूप से नष्ट हो जा रहे हैं, और दूसरा जो जैविक रूप से नष्ट ना होने वाले, जो कि जैविक रूप से नष्ट नहीं होते। अब ये जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाले और जैविक रूप से नष्ट ना होने वाले, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये अब हम पढ़ेंगे। मुख्यतः सभी कार्बनिक पदार्थ युक्त प्रदूषक जैविक रूप से नष्ट होने वाले होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जैविक रूप से नष्ट होने वाले होते हैं। यानी कि जनरली जितने भी हम कार्बन के प्रोडक्ट्स देखेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स देखेंगे, वो जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाले होते हैं। ये प्रदूषक जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट किए कर दिए जाते हैं। अब जितने भी पॉल्यूटेंट्स आएंगे ये कार्बन वाले, तो जो जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी, तो इस टाइप से जितने भी सूक्ष्म जीव और वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सब इन कार्बनिक कंपाउंड्स को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वास्तव में कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों का भोजन होते हैं। अब असल में ये जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं ये सूक्ष्म जीवों का भोजन है। अब जैसे ही कोई भी कार्बन कंपाउंड वाटर पॉल्यूशन वाले वाटर में आया, पॉल्यूटेड वाटर में आया, तो ये सूक्ष्म जीव उसे खा लेते हैं। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल आया था वहाँ से वो साफ हो गया। सूक्ष्म जीवों की इन गतिविधियों में बड़ी मात्रा में जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब जितने भी ये सूक्ष्म जीव हैं, अभी जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कि जितना भी पॉल्यूटेंट आया इसे उन्होंने खा लिया और फिर बदले में जो ऑक्सीजन रिलीज़ की है ये सब यूज़ होता है। यही कारण है कि जब कार्बनिक पदार्थ युक्त प्रदूषक जैसे मल जल या आसवन उद्योग का दूषित जल, मतलब कि जितने भी टाइप का पॉल्यूटेड वाटर है जल स्रोतों में मिलता है, तो उनकी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आती है। यानी कि जब भी कोई ऐसा पॉल्यूटेड वाटर, टॉयलेट बाथरूम वाला पानी या फिर किसी इंडस्ट्री का ऐसा वाटर जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अगर ये किसी भी जल स्रोत में आके मिलता है, तो जितनी भी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन रहती है, जितनी भी ऑक्सीजन घुली होती है पानी के अंदर, उसकी मात्रा में गिरावट आती है, यानी कि वो ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है। कई बार ऐसा होने पर यहाँ उपस्थित जलीय जीव जैसे मछलियाँ आदि ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि मछलियाँ हुई या फिर और, तो ये ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो ये मर जाते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन ऐसे प्रभाव डालता है। अब ये जो हमने पढ़े हैं ये है जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाले। दूसरा हम पढ़ेंगे जैविक रूप से नष्ट ना होने वाले। तो इसके विपरीत अनेक प्रदूषक होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में नष्ट नहीं होते, यानी कि जो नष्ट हो पा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं जैविक रूप से नष्ट होने वाले। और ये कंपाउंड्स ज़्यादातर कार्बन के होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ
अनेक प्रदूषक यानी कि कार्बन कंपाउंड के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नष्ट नहीं होते। तो ऐसे प्रदूषकों में विभिन्न धात्विक प्रदूषक या अकार्बनिक लवण या युक्त प्रदूषक होते हैं। यानी कि धात्विक कोई भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर अकार्बनिक या मतलब नॉन कार्बनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है उसके अंदर। यानी कि कार्बन वाले होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, और अगर कार्बन उनके अंदर नहीं है, कार्बन की जगह मेटल है या फिर कोई अकार्बनिक कंपाउंड है, तो ये नष्ट नहीं होते। तो एक बार आप ये रीड कर लो। ओके, ये क्लियर, आपने रीड कर लिया होगा। कुछ प्रमुख प्रदूषक निम्नलिखित हैं। अब जो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं, तो रीड करते हैं उन्हें। सबसे पहला, मल जल या अन्य ऑक्सीजन अवशोषक प्रदूषक जैसे कार्बनिक अपशिष्ट। मल जल का मतलब टॉयलेट, बाथरूम, जो भी वाटर वहाँ से निकलता है वो वाला वाटर। और ऑक्सीजन अवशोषक यानी कि जो भी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है वो वाला प्रदूषक, ये सब है कार्बनिक अपशिष्ट। तो ये है कुछ मेन पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड, संक्रामक प्रकृति के प्रदूषक जैसे अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट। यानी कि संक्रामक मीन्स जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, संक्रमित कर सकती हैं। अब जैसे कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जो कि फैल रही हैं, जैसे कोरोना की अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, आसपास अगर हम बिना मास्क लगाए सांस ले लेते हैं तो भी हम कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वैसे ही हॉस्पिटल में बहुत सारी डिसीज़ेस ऐसी पेशेंट्स आते हैं जिनकी जो डिसीज़ है वो कम्युनिकेबल है, यानी कि वो फैल सकती है। तो अगर ऐसे मटेरियल्स वहाँ पर यूज़ हुए, सपोज़ पेशेंट ने जो पानी पिया, पेशेंट का जो फूड था, या फिर उसके क्लोथ्स अगर किसी और के कांटेक्ट में आए, और हमने उस पूरे सिस्टम को डिस्चार्ज कर दिया किसी वाटर बॉडी में आसपास के, तो वहाँ का पूरा पानी संक्रमित हो सकता है। नेक्स्ट, कृषि कार्य हेतु उपयोग में लिए जाने वाले उर्वरक जिनके पानी में मिलने से जलीय पौधों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है। अब जो भी फार्मिंग में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो मैन्योर्स हों, यानी कि अलग अलग खाद हों, जिन्हें हम पानी में मिला देते हैं, तो ग्रोथ प्लांट्स की काफ़ी अच्छी हो जाती है। तत्पश्चात ये जलीय वनस्पति पानी में सड़कर पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग कर उसे धीरे धीरे कम या समाप्त कर देती है। अब जो भी हमने कंपाउंड, जो भी केमिकल्स मिक्स किए हैं पानी में, तो अब ये पानी की पूरी ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेती हैं और वहाँ सड़ जाता है पानी। तो जितना भी ऑक्सीजन है वहाँ की वो ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार वनस्पतियों के सड़ने से पानी से दुर्गंध आने लगती है। अब जब ये सड़ेगा तो मीन्स वहाँ का वाटर पॉल्यूट हो गया। तो इस टाइप से भी वाटर पॉल्यूशन होता है, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट, फोर्थ, औद्योगिक दूषित जल के साथ विभिन्न रसायन, लवण या धातु युक्त दूषित जल जल स्रोतों में मिलता है। अब औद्योगिक मीन्स जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं, अलग अलग हम मेटल्स, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब का जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये भी पानी में मिलके पानी की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है और एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशक आदि भी वर्षा जल के साथ घुलकर जब स्रोतों में आकर मिलते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक
प्रकृति में कैंसर कारक होते हैं। अब जितने भी हम रासायनिक कीटनाशक यूज़ करते हैं, तो ये भी अब जब बादल बनते हैं, ये पानी इवेपोरेट होता है, तो ये सब भी केमिकल्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो केमिकल्स भी साथ में इवेपोरेट हो जाते हैं और उसका भी क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाता है उस केमिकल को यूज़ करके। तो जब ये एसिड रेन बनती है, तो वो जिस भी वाटर बॉडी पर गिरेगी, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो सी हो, तो उन सबको भी पॉल्यूट कर देगी। ये जटिल कार्बनिक यौगिक प्रकृति में कैंसर कारक होते हैं। अब ये केमिकल्स कितने हार्मफुल होते हैं कि जब वो किसी ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी को भी या फिर किसी वाटर बॉडी को भी इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे। भले ही कम मात्रा में करें, पर इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा, प्रभाव ज़रूर आएगा। तो ये कैंसर कारक भी बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6, अनेक विकिरण पदार्थ भी जल के साथ बहकर प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलते हैं। अनेक जो विकिरण पदार्थ हैं, तो वो भी बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। अनेक उद्योगों जैसे आसवन उद्योग, पावर प्लांट आदि से निकलने वाले दूषित जल का तापमान अत्यंत उच्च होता है। अब जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कुछ भी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पर हम हाई टेम्परेचर पर वाटर को ऑपरेट करते हैं, तो जहाँ हाई टेम्परेचर पर वाटर ऑपरेट हो रहा है, ये पानी जब निकलता है तो उच्च तापमान युक्त दूषित जल किसी भी जल स्रोत में मिलकर उसका तापमान भी बढ़ा देते हैं। अब सोचो, इतना हाई टेम्परेचर वाला बॉइलिंग वाटर जब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिलेगा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जिसका सीधा प्रभाव जलीय जीवों एवं वनस्पतियों पर पड़ता है। अब ये जो इतना ज़्यादा गर्म पानी है, ये गर्म पानी सीधा जो वहाँ की जलीय जीव हैं, वहाँ की फ़िश हो गई या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर वनस्पतियाँ हैं, तो वो उन सबको प्रभावित करता है। नेक्स्ट 8, घरेलू ठोस अपशिष्ट भी जल प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। यानी कि घर से जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि पॉलीथिन्स हो गई या फिर कुछ ऐसे कपड़े हो गए जो कि हम एज अ वेस्ट फेंक देते हैं या फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर, तो ये सब भी वाटर पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। तो हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, एक बार आप इनको 8 पॉइंट्स को रीड कर लो। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स आपको क्लियर, ये है कुछ प्रमुख प्रदूषक। तो हमने 8 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट, जल प्रदूषक कारकों को इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर भी 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भौतिक अवस्था मीन्स फिजिकल फैक्टर, जो कि हम देखकर पहचान सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम जो भी वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, इन्हें 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला, जल में निलंबित अवस्था के आधार पर। अब निलंबित वर्ड से समझो, निलंबित कर देना मतलब सस्पेंड कर देना, सस्पेंड। जब आप सस्पेंड हो जाते हो तो आप जॉब से आपको निकाल नहीं देते, जबकि कुछ टाइम के लिए आपको जॉब वाले एरिया में नहीं आने देते, ठीक है। अब उस चीज़ का मतलब हमारे यहाँ इसमें कैसे है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, जैसे कि कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे हमारी वाटर बॉडी के अंदर जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होंगे, फ्रीली घूम रहे होंगे। अगर हम पानी को सेटल कर देंगे तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे,
यानी कि वो प्रेजेंट पानी के अंदर ही रहेंगे लेकिन सेटल हो जाएंगे बॉटम पर, नीचे जाकर बैठ जाएंगे। तो इसी तरीके से कि आप जॉब में तो रहते हैं पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही जल में निलंबित अवस्था क्या है कि आप पानी के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन पहले तो वो घूम रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, लेकिन जब पानी को हमने कुछ देर के लिए स्थिर रखा तो वो पार्टिकल्स मोशन ना करके सेटल हो गए ग्राउंड पर, बेस लेवल पर। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। अनेक जल प्रदूषक जल में निलंबित अवस्था में रहते हैं, यानी कि निलंबित अवस्था में रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। इन कणों का आकार 1 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। साइज याद रखना इसका कि इनका साइज 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। ये जल में निलंबित अवस्था में होते हैं और पानी को कुछ देर ठहरा हुआ या स्थिर रखने पर ये नीचे बैठ जाते हैं। देखो वही बात कि जल में वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ही हम कुछ देर पानी को ठहरा देते हैं, रोक देते हैं, तो वैसे ही ये सेटल होने लगते हैं नीचे की तरफ। इन्हें आसानी से छानकर अलग किया जा सकता है। तो हम इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं छानकर कोई भी प्रोसेस से। तो ये है जल में निलंबित अवस्था के आधार पर। सेकेंड पॉइंट, जल के साथ कोलाइडल अवस्था बनाना। निलंबित कणों से कुछ छोटे, अब जो सस्पेंडेड है उनसे थोड़े से छोटे आकार के कण पानी के साथ कोलाइडल अवस्था में आ जाते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन है, अगर सस्पेंडेड से भी वो छोटे हों तो वो कोलॉइडल फॉर्म में आ जाते हैं वाटर के अंदर। इन प्रदूषकों को सामान्य छनन प्रक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे हम छलनी से अलग कर देते हैं, तो वैसे हम इन्हें अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है। क्योंकि इनके कण इतने छोटे होते हैं जो फिल्ट्रेशन माध्यम से होकर निकल जाते हैं। देखो वही चीज़, अब इसके पार्टिकल्स, कोलॉइडल में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, निलंबित अवस्था से भी छोटे होते हैं, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होते हैं, जो कि जब हम छानते हैं पानी को तो वो जो उसमें छोटे छोटे होल्स प्रोवाइडेड होते हैं जिससे पानी निकल जाए और जो भी हमारे पास इम्प्योरिटी है वो ऊपर रुक जाए। लेकिन यहाँ इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो उस रास्ते से भी पास हो जाते हैं, वहाँ पर रुक नहीं पाते। तो ये वाली फॉर्म है हमारे पास कोलॉइडल अवस्था। थर्ड है घुलित प्रदूषक। अनेक प्रदूषक पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं। ऐसे प्रदूषकों को सामान्य छनन की प्रक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता। अब कुछ हमारे पास ऐसे प्रदूषक होते हैं जो पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। जैसे हम पानी में 1 चम्मच चीनी डाल के अगर उसे घुमा दें तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और चीनी सेटल नीचे नहीं करती। तो इस टाइप के जो प्रदूषक हैं जो कि अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, जिन्हें हम ना तो छलनी से अलग कर सकते हैं ना किसी और तरीके से, तो उन प्रदूषकों को हम बोलते हैं घुलित प्रदूषक। इन्हें रासायनिक विधि से अन्य अभिकारकों की क्रिया के पश्चात ही पृथक किया जा सकता है। यानी कि कुछ हम केमिकल एक्शन, कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं जिसके बाद ही हम इन्हें अलग कर पाते हैं। नॉर्मली हम इन्हें अलग नहीं कर पाते। एक केमिकल रिएक्शन जब हम कराते हैं, कुछ केमिकल एक्शन लेते हैं इन पर, तब जाकर ये अलग हो पाते हैं। तो हमने 3 पढ़ लिए हैं। सबसे पहला, जल में निलंबित अवस्था के आधार पर, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर नॉर्मली रहेंगे तो मोशन करते रहेंगे, और अगर हम पानी को स्थिर कर दें, ठहरा दें, तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं। ये है जल में निलंबित अवस्था के आधार पर। नेक्स्ट, जल के साथ कोलॉइडल अवस्था बनाना, यानी कि 1 माइक्रोमीटर जो कि निलंबित अवस्था का साइज़ है, अगर उससे भी छोटे पार्टिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे और वो सेटल भी नहीं होंगे, और अगर हम छानकर फिल्ट्रेशन से अलग करना चाहें तो वो अलग भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो फिल्टर से भी डायरेक्टली पास हो जाएंगे। और लास्ट हमने देखा घुलित प्रदूषक। अनेक प्रदूषक पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिन्हें हम इजीली किसी भी फिल्ट्रेशन मेथड से हम
सेपरेट नहीं कर सकते। इनके लिए हम एक केमिकल एक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जिससे ये अलग हो जाते हैं। तो ये तीनों क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट, प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषित करने में मल जल के अतिरिक्त औद्योगिक दूषित जल भी प्रमुख कारक होते हैं। अब यानी कि प्रदूषित करने में किसी भी प्राकृतिक स्रोत यानी कि नदी या कोई भी ऐसा तालाब, तो वहाँ पर सिर्फ जल मल सिर्फ इससे ही पॉल्यूट नहीं होता, इंडस्ट्री का जो वेस्ट पानी जाता है उससे भी काफ़ी पॉल्यूट हो जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों एवं रसायनवेत्ताओं ने जल प्रदूषक के आधार पर इन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा है। फर्ग्यूसन ने इन्हें 7 श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें मलजल, कैंसर कारक, प्रदूषक, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठोस अपशिष्ट, विकिकरण पदार्थ तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले प्रदूषक शामिल हैं। ये हमारे एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ देना, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए है, और अगर आपको स्किप करना हो तो आप आंखें बंद करके वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीटर ने इन प्रदूषकों की प्रकृति तथा इनके कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का भी अध्ययन किया। इसे हम निम्न अनुसार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, यानी कि कैटेगराइज हम कर सकते हैं। जैसे उद्योगों से निकलने वाले द्रव अपशिष्टों के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाले रसायन या इनसे उत्पन्न होने वाले जल भी स्वयं में हानिकारक पदार्थों को समेटे होते हैं। ये घुलनशील या अघुलनशील पदार्थ जल स्रोतों में मिलकर उसे दूषित या पीने के उपयोग के अयोग्य बना देते हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, यानी कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है वो तो है ही, और साथ में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें केमिकली ऐसी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जिससे वाटर इतना पॉल्यूट हो जाता है। कुछ ऐसी पॉल्यूटेंट्स जो कि घुलनशील हैं और कुछ ऐसे जो अघुलनशील हैं, तो उन्हें मिलकर वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे वाटर हमारे यूज़ का नहीं रहता। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा कवर करेंगे। तो आज के लिए हमने ये टॉपिक कवर कर लिया कि किन किन टाइप के पार्टिकल्स हैं, और हमने देखा कुछ प्रमुख प्रदूषक जो हमने 8 पॉइंट्स कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कवर करेंगे। कोई भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। थैंक यू।